तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएस फ्लोरिंग के बारे में। आईपीएस फ्लोरिंग इंडिया में बहुत पहले से करवाया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि आज के वक्त में इसको महत्व नहीं दिया जाता। आज भी बहुत बड़े बड़े बंगलों में चले जाओ, बहुत बड़े बड़े घर में चले जाओ, बहुत बड़े बड़े फ्लैट में देखने को ये आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा ट्रेडिशनल जरूर है, लेकिन अभी भी इसको बहुत जगह करवाया जाता है। अगर आप भी अपना घर बना रहे हो तो आप भी आईपीएस फ्लोरिंग जरूर करवाते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका नाम नहीं पता हो कि इसी को आईपीएस फ्लोरिंग बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को आईपीएस फ्लोरिंग क्या होता है ये बताऊंगा, आईपीएस फ्लोरिंग को कैसे प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हैं, कैसे करवाया जाता है ये बताऊंगा, इसको करवाने के कितने खर्च आते हैं, इसका कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं ये बताने वाला हूं। इसकी जो बेनिफिट्स है ये कैसे हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, इसके बारे में भी हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर हम लोग इस आईपीएस फ्लोरिंग की फुल फॉर्म की बात करें तो देख लीजिए, ये इंडियन ओरिजिन फ्लोरिंग है, इसलिए इंडिया के नाम पे ही इसका रखा गया है। जैसे आईपीएस यानी कि इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग, ठीक है। ये जो जनरली इसकी थिकनेस की हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग इंडिया में इसको 40 से 50 mm के बीच में हम लोग करवाते हैं। लगभग देखा जाए तो 1.5 इंच से 2 इंच तक हम लोग इसको करवाते हैं। और इसकी जो कॉस्ट आती है ना पर स्क्वायर फीट, वो 35 से 40 रुपए, कभी 42 रुपए ऐसे पड़ जाता है। तो 35 से 40 के बीच में ये रेंज करता है। तो इतने कम में अगर आप लोग को ये फ्लोरिंग करवाने को मिल जाता है तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको लेकर ही आज हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके इंस्टॉलेशन को डिस्कस करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, इसके बेनिफिट्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग जरूर इस वीडियो से आज कुछ नया जरूर सीखोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे आज नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे मेरा वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक आपको एवरीडे मिल जाया करेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी इससे वैल्यू मिल सके। तो गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये जो आईपीएस फ्लोरिंग है इसको हम लोग बेस कॉन्क्रीट फ्लोरिंग भी बोलते हैं। कॉन्क्रीट का एक बेस फ्लोर, किस लिए? क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग को कारपेट बिछाना है तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म सरफेस हम लोग को चाहिए होगा, एकदम प्लेन यूनिफॉर्म पूरा प्रॉपर लेवल में चाहिए होगा ना, तभी ना हम लोग उसके ऊपर में कारपेट को बिछा पाएंगे। या मान लीजिए हम लोग को लैमिनेट का वुडन फ्लोरिंग करना है, उसके लिए भी एकदम प्रॉपर लेवल चाहिए। या मान लीजिए इंजीनियरिंग वुड की फ्लोरिंग करनी है तो इसके लिए भी हम लोग को प्रॉपर लेवल चाहिए होगा। जहां पे भी प्रॉपर लेवल चाहिए होगा वहां पे हम लोग को करना होता है आईपीएस फ्लोरिंग। ये आपको स्मूथ सरफेस देता है जिसपे कोई भी अंडुलेशन नहीं होता, कोई भी उबड़ खबर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। एकदम प्रॉपर लेवल आपको मिलता है जहां पर आप अच्छे से वुडन फ्लोरिंग करवा सकते हो, कारपेट बिछा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि कहां पे आईपीएस फ्लोरिंग की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बताऊंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग के मन में एक सवाल यहाँ पे आएगा कि जो हम लोग फ्लोर को इतना प्रॉपर लेवल दे पा रहे हैं, जहां पे हम लोग कारपेट को अच्छे से बिछा पाएंगे, इतना स्मूथ लेवल कैसे हम लोग दे पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ग्लास स्ट्रिप्स की, यानी कि पीवीसी स्ट्रिप्स भी मिलता है, उसकी भी मदद हम लोग ले सकते हैं। तो ये ग्लास जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हो इसका हम लोग एक पैनल बनाते हैं। जैसे कोई फ्लोर है, मान लीजिए फ्लोर है, इस फ्लोर में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से स्क्वायर शेप में हम लोग पैनल बनाते हैं। और ये जो पैनल रहेगा, मतलब एक ये जो पैनल है, ये पैनल का साइज कितना होता है? ये आपका 3 फीट बाई 3 फीट का होता है, या फिर आपका 4 फीट बाई 4 फीट का होता है, इस तरीके से, ठीक है। जनरल जो रिकमेंडेशन है वो है आपका 4 फीट बाई 4 फीट, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत जगह इसको 1 मीटर बाई 1 मीटर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली 4 फीट बाई 4 फीट को ही रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि सबसे पहला आईपीएस फ्लोरिंग का जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, हम लोग को ग्लास स्ट्रिप्स चाहिए, ठीक है। ग्लास स्ट्रिप्स बोलो या आप पीवीसी स्ट्रिप्स भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब ये पीवीसी स्ट्रिप्स और ग्लास स्ट्रिप्स का फंक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए। इससे हम लोग स्लोप देते हैं, हम लोग को जहां पे ढलान डालनी है वहां पे ढलान डाल सकते हैं। इसके बेसिस पे ही हमारा कंक्रीट होगा। मान लीजिए ये फ्लोर है, ठीक है, ये एक बेडरूम है, प्लान नहीं देख रहा हूँ, सेक्शन देख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये फ्लोरिंग होने वाला है, ठीक है, ये फ्लोरिंग हमारा इसके ऊपर में होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक
स्टैंडर्ड लेवल लेंगे, हमारे इंजीनियर वो हम लोग को लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिस्त्री का सबसे पहला काम क्या होता है कि पूरे रूम में एक लेवल पहले ट्रांसफर करेगा, कॉमन लेवल, और वहां से लाइन डोरी की मदद से हम लोग को जहां जहां जैसा स्लोप चाहिए वैसे वैसे हम लोग को स्ट्रिप्स को बैठाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इतनी ऊंची पे रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पीवीसी स्ट्रिप्स या ग्लास स्ट्रिप्स है उसको यहाँ फिक्स कर दिए। यहाँ पे पूरा इस स्ट्रेट लेवल में नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्लोप डाल के नीचे डालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ पे एक पॉइंट आया, और डोरी की मदद से ग्लास को हम लोग इस तरीके से बैठा देंगे। इस हिसाब से हम लोग पूरे रूम में जहां जैसा स्लोप चाहिए उस हिसाब से हम लोग इस ग्लास स्ट्रिप्स को बैठा देंगे। और इसको करवाते वक्त हम लोग को ध्यान देना है कि ग्लास स्ट्रिप्स या पीवीसी स्ट्रिप्स का जो टॉप है वो पूरा सही से एकदम प्रॉपर लेवल में रहे। ठीक है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग कॉन्क्रीटिंग करवाएंगे, ये जो पैनल है इसके अंदर जब कॉन्क्रीट हम लोग भरना चालू करेंगे तो जो पट्टा होती है, जिस पट्टा से हम लोग क्या करते हैं कॉन्क्रीट को ऐसे खींच के लेवल देते हैं ना, वो इस ग्लास के ऊपर में ही चलेगा, ऐसे ऐसे ग्लास के ऊपर में चलेगा, ताकि कॉन्क्रीट जो है वो पूरा इस ग्लास टिप्स के लेवल से होके पूरा फिनिश हो सके। इस हिसाब से हम लोग को वो लेवल मिल जाएगा जो लेवल हम लोग को चाहिए था। उस हिसाब से जो हमारा स्लोप है वो भी हमारा मेंटेन हो जाता है। यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, इसके साइज को लेके, जो मैं अभी आपको बता दिया था कि जो ये हम लोग पैनल बनाएंगे ये कितना बाई कितना का बनाएंगे। ये पैनल आपको बनाना है 3 फीट बाई 3 फीट का, या फिर 4 फीट बाई 4 फीट का, जैसा आपके फ्लोर का स्पेस है उसके ऊपर। बहुत बड़ा अगर आपका रूम का साइज है तो उसमें आप 4 फीट बाई 4 फीट ले लो। अगर थोड़ा छोटा है तो उसमें आपका 3 फीट बाई 3 फीट का आप तोड़ सकते हो। ठीक है, जैसा आप कर सकते हो। ज्यादा छोटा बॉक्स तोड़ोगे तो आपका जो पीवीसी स्ट्रिप्स है वो भी ज्यादा लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो 4 फीट बाई 4 फीट को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हो गया बात यहाँ पर खत्म। अब नेक्स्ट सवाल जो हम लोग के मन में आएगा कि हम लोग यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना यूज करने वाले हैं, कितना यूज करेंगे, उसका ग्रेड कितना होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा आईपीएस फ्लोरिंग के लिए जो ग्रेड यूज होता है वो M15 यूज होता है, जिसका जो रेशियो होता है कितना होता है 1:2:4, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट है, 2 पार्ट आपका सैंड है और 4 पार्ट आपका एग्रीगेट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सीमेंट की बात करें तो जो 1 पार्ट मैंने सीमेंट बोला है ये आप ओपीसी या पीपीसी दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे सैंड है वो आप नेचुरल या क्रश्ड सैंड जो होता है वो आप यूज कर सकते हो। अगर एग्रीगेट जो हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट जो एग्रीगेट यूज करने वाले हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 10 mm का यूज करने का। 20 mm यहाँ पे मत दीजिएगा, 10 mm यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कंक्रीट है ना वो थोड़ा ज्यादा डेंस बनता है और कॉम्पैक्टेड रहता है। छोटे छोटे जो वॉइड्स रहेंगे वो अच्छे से प्रॉपर फिक्स हो जाएंगे और आपको स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी मिलेगी। अब बहुत जन के मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट को M15 ही यहाँ पे यूज क्यों करेंगे, उससे कम क्या यूज नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप IS कोड चेक करोगे, अगर आप IS कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप IS कोड चेक करोगे 6313 और इसका आप पार्ट 2 देखना, पार्ट 2 में बोला गया है कि अगर आप कंक्रीट यूज करते हो M15 या उससे ऊपर ग्रेड का, यानी कि M20 M25, तो जो टर्माइट वगैरह होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो घर के नीचे मट्टी में रहते हैं, वो कंक्रीट को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। मतलब ये कंक्रीट आपका लगा हुआ है, नीचे अगर टर्माइट वगैरह है तो इसको पेनिट्रेट करके ऊपर नहीं आ पाएगा। ये IS कोड बोलता है 6313 पार्ट 2 में। ठीक है, इसलिए हम लोग को मिनिमम जो ग्रेड यूज करना है आईपीएस फ्लोरिंग के लिए वो आपको करना है कितना, M15। ठीक है, इससे कम नहीं कर सकते, IS कोड बोलता है। इसलिए जो भी अपना घर बना रहा है मैं उन लोग को रेकमेंड करूंगा, जहां पे आप फिलिंग करते हो ग्राउंड लेवल पे या प्लिंथ लेवल पे फिलिंग करके जब आप एक स्लैब ढालते हो ना, वो स्लैब का मिनिमम ग्रेड आप M15 से कम कभी मत रखिएगा। ठीक है, M15 तो कम से कम रखना ही है। रीजन यही है कि टर्माइट जो है वो उसको पेनिट्रेट करके ऊपर नहीं चढ़ पाता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कॉस्ट बता दिया था कि 35 से 40 पे आपका लगभग ये पड़ता है, और जो थिकनेस हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं वो कितना पकड़ते हैं, स्टैंडर्ड 40 mm का। तो जो कॉस्ट एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो इसका जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है ना 40 mm, उसको लेके ही करेंगे। तो स्टैंडर्ड थिकनेस हम लोग यहाँ पे कितना पकड़ रहे हैं, 40 mm। और जो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पकड़ने वाले हैं वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर पकड़ के हम लोग करते हैं। तो वॉल्यूम कंसीडर हम लोग कितना कर रहे हैं यहाँ पे, 1 क्यूबिक मीटर। अब हम लोग को जानना है यहाँ पर कि जो हमारा फ्लोर रहेगा वो कितना है, थिकनेस कितना कवर कर रहा है आईपीएस फ्लोरिंग मेरा, 40 mm करके। तो हम लोग को देखना है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में मेरा टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है अगर हम लोग आईपीएस फ्लोरिंग करते हैं 40 mm करके। तो देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। ये 1 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 क्यूबिक मीटर मतलब 3 मीटर है ना इसमें। इसका मतलब देखो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, हम लोग को देखना है कि कितना स्क्वायर फीट एरिया, मतलब ये जो फ्लोर एरिया है ये कितना फ्लोर मेरा
कवर कर लेगा। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमारे पास है और थिकनेस उसका 40 mm है। तो यहाँ पे ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर हुआ। ठीक है, हम लोग क्या करना है, हम लोग को निकालना है एरिया, कितना सरफेस एरिया। अब एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। अगर क्यूबिक मीटर में देखा जाए, अगर मीटर के कंडीशन में देखें तो ये क्यूबिक मीटर वॉल्यूम बताता है, एरिया क्या बताएगा, स्क्वायर मीटर। 2 मीटर तक जाएगा, 1 मीटर यहाँ से हट जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जनरल यूनिट मेरा कितना है, ये 1 मीटर है। तो इसकी जगह हम लोग 1 मीटर को अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1000। 1000 को अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, ये मिलीमीटर वाला जो वैल्यू दिया हुआ है वो, ठीक है, ये 40 डाल देते हैं। अब इसको काटिएगा तो देखिएगा आपका आएगा 25। ये जो आया ये आपका आया इतना मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10.764 से तो जो आंसर आएगा ना वो आपका आ जाएगा इतना स्क्वायर फीट। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है, ये आएगा आपका 269.1 स्क्वायर फीट। ठीक है, जनरल देखा जाए तो इसमें आपका लगभग 2 रूम हो जाएगा। अगर आपका बेडरूम का साइज 10x11, 12x12, 12x13 का आसपास में है तो आपका इसमें जनरली 2 रूम बेडरूम कवर हो जाएगा। यानी कि आपका 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपका 2 बेडरूम का आईपीएस फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आराम से, अगर आपका थिकनेस जो है वो 40 mm आपने रखा है तो चलिए अब कॉस्ट एनालिसिस के कैलकुलेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जनरली जैसे आया था 269.1 स्क्वायर फीट, मैं जनरल में पकड़ लेता हूँ 270 स्क्वायर फीट। ठीक है, 270 स्क्वायर फीट मेरा 1 क्यूबिक मीटर में कवर हो जाएगा और इसी को लेकर हम लोग कॉस्ट को निकालेंगे। तो देख लीजिए हम लोग का ग्रेड M15 था, तो इस M15 के लिए अगर हम लोग 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाएंगे तो उसका जो कॉस्ट हमारा आता है मटेरियल का वो देख लीजिए। सबसे पहले आपकी सीमेंट जो है वो 8 बैग लगने वाली है और उसका जो जनरल कंडीशन अगर आप देखा जाए अभी के यहाँ पे जो रेट है वो 370 380 ऐसे जाता है। आपके वहाँ पे जो भी रेट होगा वो आप पकड़ लीजिएगा। प्रोसीजर को आप ये जो मैं बता रहा हूँ सिस्टम, इसको फॉलो कीजिए। आप अपने वहाँ के जो रेट है उसको आप रख लीजिएगा। मैं 370 रुपया पर बैग पकड़ रहा हूँ तो इस हिसाब से यहाँ पे 2960 रुपया आ रहा है। सैंड लगेगा हम लोग का यहाँ पे 17 CFT और एक CFT हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल जो है वो 45 रुपीज है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 765 रुपीज आपका आ जाता है। ठीक है, आपके वहाँ पे जो भी रेट है आप लोग बैठा के अपने हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद हमारा एग्रीगेट है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 10 mm का आपको पकड़ना है जिससे कंक्रीट जो है डेंस और कॉम्पैक्टेड बनती है। तो हम लोग का जो एग्रीगेट है वो हम लोग का यहाँ पे लगने वाला है 34 CFT और एक CFT का जो रेट है एग्रीगेट का वो 55 रुपया 10 mm का हो गया। तो इस हिसाब से रुपया ये बनता है 1870 रुपया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का लगने वाला है ग्लास स्ट्रिप्स या बोल लो PVC स्ट्रिप्स, तो वो हम लोग का लगेगा लगभग 120 रनिंग फीट। ठीक है, अगर ये जो देखा जाए ना, अगर आप दुकान में खरीदने जाओगे तो ये 100 के बंडल में आते हैं, 100 के बंडल में, और एक एक जो पीस रहती है वो 12 फीट की रहती है आपकी, 12 फीट की। तो हिसाब से अगर पर पीस का रेट देखा जाए तो 10 रुपया पड़ता है। आप अगर बल्क में बहुत सारा खरीदोगे तो ये आपका 8 रुपये ही पड़ जाएगा, 8 साढ़े 8 रुपये में आपको मिल जाता है। लेकिन मैं जनरल एक 10 पे पकड़ रहा हूँ इसको, तो ये आपको टोटल 120 रनिंग फीट लगेगा इतना नहीं, ये आपके आसपास 90 के आसपास आपका लगेगा। 90 रनिंग फीट 100 रनिंग फीट पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये ग्लास स्ट्रिप थोड़ी कमजोर रहती है, टक टक टूट जाती है। अगर टूट जाता है तो कुछ वेस्टेज भी तो लोगों को पकड़ना है, तो वो 120 रनिंग फीट आपका मैंने यहाँ पे पकड़ा है 10 रुपये के हिसाब से, तो आपका टोटल 1200 का पड़ने वाला है। बहुत कोई पूछोगे कि 120 रनिंग फीट मैंने कैसे कंसिडर कर लिया, तो देख लीजिए एक बेडरूम अगर आप पकड़ोगे 12 फीट बाई 12 फीट का, ये 12 फीट ये 12 फीट और एक स्ट्रिप्स मेरा होता है कितना, 12 फीट का ही होता है। और हम लोग को जो पैनल बनाना है ये 4 फीट पे बनाना है। तो 12 फीट को अगर आप 3 भाग में बांटोगे, 4 8 12, ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रिप्स आप लगाओगे, यहाँ पे एक स्ट्रिप्स लगाओगे, इस हिसाब से भी सेम रहेगा ऐसे और ऐसे। तो देखिए एक रूम में मेरा कितना लग रहा है, 1 2 3 4 एक रूम में लगा, और 2 रूम में देखा जाए तो कितना लगेगा, 4 4 8 लगेगा। 8 पीस मेरा लगने वाला है और एक एक जो पीस है वो कितना फीट का होता है, 12 फीट का होता है। तो यहाँ पे टोटल मेरा कितना फीट लग जा रहा है, 12 × 96 96 फीट टोटल मेरा यहाँ पे लगने वाला है एक्चुअल में। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ वेस्टेज पकड़ के हम लोग 120 रनिंग फीट पकड़े हैं। आप अपने हिसाब से देख लो कितना मंगाना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आ गया। उसके बाद ये हो गया मटेरियल का पार्ट। अब देखो मेसन जो मिस्त्री और लेबर काम करेगी ना, ये थोड़ा हेक्टिक काम होता है। आप लोग को पहले लेवल देना है पूरा, फिर लेवल को ट्रांसफर करना है, स्ट्रिप्स जो है उसको प्रॉपर लेवल में फिक्स करना है। इसके लिए लेवल मार्किंग में आपका 1 दिन पूरा पकड़ के रख लो, चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 1 मिस्त्री और 2 लेबर लगता ही है, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो भी तो शिफ्ट करना है। जो आप आईपीएस फ्लोरिंग करोगे, कंक्रीट का मसाला बनाओगे, उसको शिफ्ट करो 1 तला 2 तला पे, मटेरियल शिफ्टिंग के लिए आपका 2 लेबर चला जाता है लगभग, और 1 मिस्त्री आपका लगेगा।
लगेगा जनरल तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको 2 दिन में पकड़ता हूँ, आपको 2 दिन लगने वाला है। एक मिस्त्री 1 दिन, एक मिस्त्री 1 दिन, यानी कि कितना मिस्त्री टोटल 2 मिस्त्री आपका लगेगा। तो मैसन मैंने कितना पकड़ा 2 नंबर, ठीक है। और एक मिस्त्री आपका लेगा 650 रुपया, मतलब एक ही मिस्त्री आपका लग रहा है, वो आज भी काम करेगा, वो कल भी काम करेगा, तो हिसाब से 2 मिस्त्री हो गया ना, वही मैं पकड़ा हूँ यहाँ पे। तो 650 रुपया करके 1300 रुपया, आपके वहां पे जो भी रेट है आप पकड़ लीजिएगा। कहीं 700, 750, 800 भी लेते हैं, ऐसा हो जाता है। हमारे यहाँ पे अभी 650 है, तो हम लोग वो पकड़ रहे हैं। और हिसाब से प्रोजेक्ट में करवाते हैं तो थोड़ा कम में हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद लेबर की बात करें तो पहले दिन लेबर कितना लगेगा 2, और दूसरे दिन भी लेबर 2, यानी कि 4 लेबर हो गया, 4 लेबर। तो 450 रुपया करके लेबर का पकड़ता हूँ, 1800 रुपया। टोटल को ऐड करोगे ना तो आपका आएगा 9895 रुपया। अब हम लोग को पर स्क्वायर फीट का रेट निकालना है, तो हम लोग को टोटल स्क्वायर फीट कितना था 270 स्क्वायर फीट ना, इसी में काम करवाएंगे। तो हम लोग को जो पर स्क्वायर फीट रेट निकालेंगे, पहले टोटल जो रुपया आया हुआ है वो बैठाइएगा और डिवाइड कर दीजिएगा जितने एरिया के लिए आप ये कॉस्ट निकाले हो। तो 270 स्क्वायर फीट के लिए हम लोग ये रेट निकाले हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, आपका आएगा 36.65, ठीक है। देखो मैंने बोला था कि 35 से 40 के बीच में रेंज करेगा, यहाँ पे 36 पे इतना आया है। अगर ये बहुत ज्यादा भी आप लोग यहाँ पे सब चीज रेट पकड़ लेते हो ना, तो भी 40 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट ही है 35, 36, 37 करके, ठीक है। बहुत ज्यादा भी होगा तो 40 रुपया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो गई कॉस्टिंग को लेकर, रेट एनालिसिस को लेकर। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको आईपीएस फ्लोरिंग के दौरान आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो नहीं करोगे तो आपका जो प्रॉपर क्वालिटी है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, वो आप लोग को नहीं मिल पाएगा। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहला बात जो आप लोग को ध्यान रखना है वो ये कि जहां पे भी आप ये आईपीएस फ्लोरिंग करने वाले हैं वहां पे आपका अच्छा से प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। अगर आप फ्लोरिंग अपने कोई फ्लैट के ऊपर करवा रहे हो तो वहां पे तो आरसीसी लेवल आपका रहेगा, तो वहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो जहां पे फिलिंग करके, मट्टी फिलिंग करके अपने घर के लिए ग्राउंड लेवल पे, प्लिंथ लेवल पे आप ये आईपीएस फ्लोरिंग करा रहे हो, तो वहां पे तो नीचे मट्टी है ना, तो वहां पे अच्छे से आपको क्या करना है, पहले कॉम्पैक्ट कर लेना है। नहीं तो बाद में क्या होगा कि आप आईपीएस फ्लोरिंग कर दोगे, नीचे सेटलमेंट होगा, बैठेगा और उस में क्रैक आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से कॉम्पैक्शन कर लेना है जहां पे भी रिक्वायरमेंट हो, जहां पे फिलिंग वगैरह है वहां पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कॉम्पैक्शन वगैरह ब्रिक बैट से किया है, यानी कि वो ईटा को छोड़ तोड़ के हम लोग फिलिंग करते हैं, तो वहां पे आपको पहले अच्छे से वहां पे पानी पिला देना है, उसको अच्छे से उसकी क्यूरिंग कर देनी है, ताकि वो जो फिलिंग है वो जितना पानी लेना चाहे, वो जो ब्रिक बैट्स है, वो जो ईटा है, जो फिलिंग मटेरियल है, वो जितना पानी लेना चाहे वो कितना पानी पहले ले तब जाके ही आप आईपीएस फ्लोरिंग को कीजिएगा। वरना जब भी आप आईपीएस फ्लोरिंग कराओगे तो क्या होगा कि अगर वो सूखा हुआ रहा तो आईपीएस फ्लोरिंग से आपका सारा पानी खींच लेगा। जब आईपीएस फ्लोरिंग से सारा पानी वो खींच लेगा अपने तरफ, तो आईपीएस फ्लोरिंग आपकी कमजोर हो सकती है, क्योंकि इसको स्ट्रेंथ के लिए जितना पानी चाहिए था वो तो उसके पास रहा ही नहीं, वो ड्राई हो गया, उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस कैसे चलेगा, फिर समझ में आ गया ना। तो ये कमजोर हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हम लोग ग्लास स्ट्रिप्स या पीवीसी स्ट्रिप्स को फिक्स करेंगे ना, उसका लेवल आपको अच्छे से इंश्योर कर लेना है, क्योंकि लेवल अगर एक बार आप डाल दोगे ना तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए उसको प्रॉपर फिक्स करना है। और फिक्स जब करोगे तो आप लोगों को क्या करना है ना, कंक्रीट का गुच्छा बनाकर उसके अंदर में उसको फिक्स करना है। जैसे ये अगर मैं प्लान दिखाऊं, ठीक है, ये आपका स्ट्रिप्स जा रहा है, तो इस स्ट्रिप्स को आपको फिक्स करना है कंक्रीट से। कंक्रीट डाल दिए, मतलब अगर मैं सेक्शन दिखाऊं तो ये कंक्रीट है, इसके अंदर में स्ट्रिप्स को आपको फिक्स करना है इस तरीके से, ठीक है, ताकि स्ट्रिप्स बिल्कुल भी ना हिले, गलती से भी थोड़ा पैर वैर लग जाए तो भी ना हिले, ये आपको ध्यान देना है। तो एकदम प्रॉपर्ली स्टेबल रहे, फिक्स रहे, कंक्रीट से फिक्स रहे। वो समझ में आ गया। 1-1 मीटर पे ऐसे आपको कंक्रीट डालना है और इसको फिक्स करना है। जरूरत पड़े तो 3-3 फीट पे डालिएगा, ठीक है, इस हिसाब से। और उसका लेवल, टॉप लेवल जो है ना, अच्छे से स्लोप व्लोप सब कुछ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार हो गया तो वही हो गया, वही आपका फाइनल हो जाएगा। इसलिए लेवल को हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो बात है आप लोग को ध्यान देनी है कि हम लोग जो ये पैनल बनाएंगे, ये जो हम लोग पैनल बना रहे हैं, ये पैनल का साइज मैंने तो आप लोग को बता दिया कि आप लोग 3 फीट बाई 3 फीट, 4 फीट बाई 4 फीट रखो। लेकिन आपको ये एरिया भी देखना है, ये एरिया जो है ना, ये आपका 2 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का कभी भी ना हो, ठीक है। 2 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का कभी भी ना हो, यानी कि एक लेंथ मान लीजिए आप 2 मीटर रख रहे हो, तो एक लेंथ आपका ये 1 ही मीटर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। और ये भी कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल लेंथ है ना, ये 2 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। आप इसको लेना है 1.2 मीटर, इसको लो 1.2 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1.44 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो उससे आप थोड़ा बढ़ा दो वो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि उसका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो। इसका मेन रीजन क्या है कि हम लोग इसमें श्रिंकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या, जैसे सीमेंट हो गया।
अब सीमेंट जो चीज है ना, इसमें एक चीज बहुत चीज खराब है। वो क्या है कि वो सिकुड़ना जानता है, वो सिकुड़ना जानता है। अगर आप बहुत बड़ा ये पैनल बना दोगे ना तो उसमें श्रिंकेज आएगी, और श्रिंकेज आएगी तो वहां पे क्रैक्स होने का खतरा हो जाता है। इसलिए जो पैनल है वो छोटा छोटा बनाना है। अब इतना नहीं कि एकदम छोटा छोटा बना देना, इसलिए 3 फीट बाई 3 फीट या 4 फीट बाई 4 फीट रखोगे तो वो ठीक रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज वो हम लोग बात करेंगे स्लोप को लेकर के, कितना स्लोप डालना है हम लोग को इसमें। तो सबसे पहले तो एरिया वाइज समझ लीजिए कि कहाँ पे कितना स्लोप डालना है, ठीक है। आईएस कोड या सीपीडब्ल्यूडी शेड्यूल जो है ना वो क्या बोलती है, अगर आप हॉल या बेडरूम में कोई स्लोप डाल रहे हो, हॉल या बेडरूम में, तो जो सीपीडब्ल्यूडी बोलता है वो बोलता है कि इसमें आपको 1:48 से लेके 1:60 का स्लोप डालना होता है। वही अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट के लिए डालना होता है 1:30 का, ठीक है। टॉयलेट्स में जो ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं वो 1:30 में डालते हैं, और हॉल बेडरूम के लिए 1:48 से लेके 1:60 के बीच में डालोगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो हम लोग आईपीएस फ्लोरिंग कहाँ करेंगे, टॉयलेट में तो नहीं करेंगे, हॉल या बेडरूम वगैरह में ही करेंगे ना, कारपेट वगैरह बिछाने के लिए, वुडन फ्लोरिंग करने के लिए। तो हम लोग को ये वाला स्लोप फॉलो करना पड़ता है। अब आप लोग को नहीं पता कि स्लोप कैसे निकालते हैं तो मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट में, लेकिन मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके भी आप लोग देख लीजिए। या फिर आप रैंप में कैसे स्लोप प्रोवाइड करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लें। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 1:48 1:60 है ना, मैं 1:50 पकड़ लेता हूँ। मान लीजिए मैं 1:50 में स्लोप डालने वाला हूँ, तो ये आप कैसे निकालोगे, आप लोग क्या करना है, सबसे पहले इसको mm में यहाँ पे लिख लेना, इतना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 50 mm के लिए, मतलब ये लेंथ हो जाता है, ये लेंथ हो गया, और ये आपका स्लोप है, मतलब कितना अप होगा या कितना डाउन होगा, तो ये वर्टिकल लेंथ हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि हर 50 mm अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये स्लोप कितना डालना है, 1 mm का डालना है। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1 मीटर में मेरा कितना हो जा रहा है, 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर। इसमें देख लो कितना बार 50 mm आएगा, 50 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो 20, ठीक है, 20 बार आ रहा है। यानी कि 1 मीटर में मेरा टोटल कितना स्लोप आ रहा है, 20 mm, ठीक है, 20 mm। मतलब 1 मीटर यहाँ से डिस्टेंस है, 1 मीटर पर अगर हम लोग स्लोप डालेंगे, यहाँ से चालू किए तो यहाँ से क्या करेंगे, धीरे 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 डाउन होगा या अप होगा, जैसा भी होगा, ये कितना होगा, ये 20 mm होगा। समझ में आ गया। इस लेवल से, मतलब इसके लेवल से, इसके लेवल से ये कितना है, 20 mm डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। ये एक तरीका है निकालने का। और एक तरीका है निकालने का क्या, कि एक की जगह आप आंख बंद करके क्या कीजिए, 1000 लिख दीजिए, 1000, आंख बंद करके एक की जगह 1000 लिख दीजिए, और 50, ये जो 50 लिखा हुआ था इसे डिवाइड कर दीजिए। इसको ये करके आपको देखिएगा 20 ही आएगा, 20 mm आएगा। जो भी आंसर आएगा वो मिलीमीटर में आएगा, और वो ऑलवेज आपका 1 मीटर का स्लोप रहता है। या तो ऊपर जाओ या तो नीचे जाओ, मतलब 1 मीटर आगे जाएंगे तो 20 mm डाउन होगा, या 1 मीटर ऊपर जाओगे तो 20 mm अप हो जाएगा। ये तरीका होता है कैलकुलेशन का। डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो जाकर देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे वहां पे मैंने केसेस भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो आपको जो सीमेंट स्लरी यूज करना है, जो आप कंक्रीट डाल दोगे, कंक्रीट के बाद जब आप फिनिशिंग करोगे उस वक्त आप सीमेंट का स्लरी बना के क्या करते हो, डालते हो, और उसको टॉवल से आप लोग मिलाते हो, जो मिस्त्री है वो मिलाएगी। तो वहां पे आपको सीमेंट स्लरी कितना यूज करना है, सीमेंट कितना यूज करना है, तो याद रखिएगा 2 kg पर स्क्वायर मीटर में, यानी कि एक एक स्क्वायर मीटर में आपका 2-2 kg सीमेंट आपका वहां पर जाने वाला है। उससे ही सीमेंट का स्लरी बनाइएगा, ताकि जो कंसिस्टेंसी है उस स्लरी की वो प्रॉपर बन सके, और आपका जो आईपीएस फ्लोरिंग है वो अच्छा बन सके वहां पे। तो ध्यान रखिएगा, पर स्क्वायर मीटर में आपको 2 kg का सीमेंट यूज करना ही है स्लरी को बनाने के लिए। समझ में आ गया। ये तो हो गई सीमेंट स्लरी की बात। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो ये कि जो आपकी आईपीएस फ्लोरिंग के लिए जो कंक्रीट बनने वाला है ना, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा मत रखिएगा। जो वाटर सीमेंट रेशियो आपको मेंटेन करना है मैं बता देता हूं आपको, पर बैग का हिसाब से बता रहा हूं। मतलब मान लीजिए एक बैग कितना होता है सीमेंट का, 50 kg का होता है, तो पर बैग में आपको 25 से लेके 27 लीटर पानी आपको लेना है। इससे ज्यादा मत लीजिएगा, इतना ले लोगे तो आपका सफिशिएंट हो जाता है। 25 से 27 लीटर। ज्यादा पानी ले लोगे तो क्या हो जाता है ना, कि आपके देखिएगा जो सरफेस बनेगा उसके ऊपर में पानी 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 आपको दिखना चालू हो जाएगा, जिसको ब्लीडिंग कहते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में। अब ब्लीडिंग जब हो जाएगी तो वापस से आपको एक ट्रीटमेंट करना होगा कि 1 पार्ट सीमेंट लो, 1 पार्ट सैंड लो, उसका एक मिक्सचर बनाओ और उसके ऊपर में डालो, ताकि जो पानी को वो सोख सके, जो कि अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। इसलिए पानी की मात्रा जो है आप कंट्रोल करें, थोड़ा कम ही रखें तो अच्छा रहेगा, आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिलेगा इससे, ठीक है, उस आईपीएस फ्लोरिंग का। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, पानी की मात्रा और सीमेंट स्लरी की मात्रा, ठीक है।
तो यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बहुत सारा कैलकुलेशन किया था, वो सब मैं नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। चलो आप लोग नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो जरूर काम की लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं या कोई सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक वगैरह पे, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।